ड्रामा के स्टार्ट में हमारे हीरो मूसा को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से भाग रहा होता है। तभी वो सभी लोगों से घेर लेते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की, और उन सभी की पिटाई करके उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन उसे काफी नशा होने लगता है। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की को कैमरा देते हुए कहता है कि मिस्टर मू तुम पर जो भी असोल्ट करेगा तुम्हें उसका वीडियो बनाना है। लेकिन साउ तो हमारी हीरोइन ऐना के पास एक होटल में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मुझे एंटीडोट की जरूरत है। वो कहती कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। उसे ब्रेसलेट पहनाता है और एक लेटर लिखकर बिना उसका चेहरा देखे वहां से चले जाता है। जब ऐना की आँख खुलती है तो वो अपने हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है, लेकिन वो लेटर पढ़ती है उससे पहले ही उसे कॉल आ जाता है जो कि हॉस्पिटल से होता है। वो कहते हैं कि अगर तुमने टाइम पर बिल नहीं भरा तो तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलती है। लेकिन वो लेटर वहीं पर छूट जाता है। इधर हम साउ को देखते हैं जिसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि आपको ड्रग एल्डर मास्टर ने दिया था। साओ कहता है कि उस लड़की को विला लेकर आओ जिसके साथ मैं कल रात था। तो असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की तो वहां से कब से निकल गई है। साओ सोचता है कि वो लड़की इनोसेंट थी और उसे ढूंढने के लिए वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन 1 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम ऐना की स्टेप सिस्टर लिली को देखते हैं जो कि काफी टेंट्रम कर रही होती है। तभी वहां पर उसके डैड आते हैं और उसे ट्रबल क्रिएट करने से मना करते हैं। तो वो अपने डैड से कहने लगती है कि मैं मिस्टर मू से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद साओ वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था। डैड कहते हैं कि हमें शादी के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि ओल्ड मैन ने साओ का हॉरोस्कोप किसी से चेक करवाया है और उनके हिसाब से हमारी फैमिली की लड़की उनके लिए लकी है। अगर हमने इस शादी के लिए मना कर दिया तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छिन जाएगा। तो वो कहती है कि आपकी एक और बेटी है, क्या आप भूल गए। इधर हम ऐना को देखते हैं जैसे कि नर्स बिल पकड़ाती है। वो इसी टेंशन में जा रही होती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी। तभी वहां पर अपने डैड को देखती है तो वो उनसे कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच और टैलेंटेड है, और उसे साव के बारे में बताते हैं। वो कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच ले, और वहां से जाने लगती है। लेकिन डैड उसे रोक लेते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वो वेजिटेटिव स्टेट में है, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। वो कहती कि अच्छा, तो आप अपनी बेटी की जगह मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं, और वो शादी करने से सब मना कर देती है। लेकिन डैड उसे धमकाने लगते हैं कि अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारी मॉम के सारे बिल मैं भर दूंगा, लेकिन अगर तुम शादी करने के लिए मना करोगी तो तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा, उसे मैं वेंटिलेटर से हटवा दूंगा। जो सुनकर वो डैड पर गुस्सा करने लगती है। डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की लाइफ और डेथ तुम पर डिपेंड करती है, और वहां से जाने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐना को मजबूरन शादी के लिए मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में वो मू हाउस पहुंच जाती हैं जहाँ पर ग्रैंडपा उसे मिस्टर मू का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तो वो हाँ कहती है। ग्रैंडपा के जाने के बाद सर्वेंट उसे वाटर देती है साओ की बॉडी वाइप करने के लिए। फिर वो उसकी बॉडी वाइप करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और काफ़ी साय भी फील कर रही होती है। जिसके बाद वो वहीं पर साव के पास सो जाती है। साव उसे रात में पकड़ लेता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। उसकी आवाज़ सुनकर ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वो बताती है कि मेरे रूम में कोई घुस गया था और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी साव बाहर आता है और कहता है कि मैं हूँ। ग्रैंडपा तो साव को ठीक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन साव पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है और मेरे रूम में क्या कर रही थी। तो ग्रैंडपा उसे स्टडी रूम में आकर बात करने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है और ये कितनी लकी है ना, इसके आते ही तुम ठीक हो गए। लेकिन वो कहता है कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, और कल ही डिवोर्स लेने की बात करता है। लेकिन ग्रैंडपा इसके लिए मना करते हैं और कहते हैं कि उसने तुम्हारी इतनी केयर की है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर साव अपने ग्रैंडपा के सामने कंडीशन रख देता है कि जब मुझे वो लड़की मिल जाएगी जिसे मैं पसंद करता हूँ तो फिर मैं ऐना को डिवोर्स दे दूंगा, और सोचने लगता है कि मुझे किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढकर कंपनसेट करना ही होगा। तो यहाँ पर ग्रैंडपा भी उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद वो रूम में वापस आता है तो ऐना उसे स्माइल देने लगती है। तो वो कहता है कि तुम किस बात पर हंस रही हो, क्या तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है कि अब मैं उठ गया हूँ तो तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी। तो वो कहती कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन क्या डिवोर्स के बाद तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो एज अ कंपनसेशन, क्योंकि तुमसे शादी करके मेरा भी तो घाटा ही हुआ है। तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा, तो ग्रैंडपा ने मेरे लिए जो लड़की पसंद की है वो पैसे की भूखी है। तो वो कहती कि हाँ, इसलिए इस डिस्गस्टिंग लड़की को पैसे दे दो और अपनी लाइफ से बाहर निकालो। तो वो कहते कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें कुछ करना होगा, और उसे बेड पर पटक देता है और उसके करीब जाने लगता है। तभी उसे फील होता है कि इसकी स्मेल सिमिलर लग रही है, और ऐना उससे बोल रही होती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो सोच रहा होता है कि इस गोल्ड डिगर लड़की का उस इनोसेंट लड़की से कनेक्शन कैसे हो सकता है, और उससे दूर होकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को टच करूंगा। तो वो कहती कि अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो मुझे जाने दो, कल ही हम डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा को लगता है कि तुम इस घर की लकी चार्म हो।
इसलिए तो मैं इस घर में रहकर ग्रैंडपा का ख्याल रखूं। मुझे जब वो लड़की मिल जाएगी जिसे मैं पसंद करता हूं तब हम डिवोर्स ले लेंगे। इसके बदले मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाती है, लेकिन कहती है कि मेरी भी एक कंडीशन है कि हमारे बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो वो कहता है कि मुझे भी तुम्हें छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर उसे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए काट देता है। तो वो उसे थैंक यू कहती है और अपना बिस्तर नीचे लगाकर सो जाती है और कहती है कि आज से मैं नीचे ही सोऊंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा साहु से पूछते हैं कि तुम्हारे कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला। तो वो कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद जब वो अपने रूम में जाता है तो एना से टकरा जाता है, तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे माइसोफोबिया है, और एना वहाँ से जाने लगती है तो उसे जाने नहीं देता। एना उसे छोड़ने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी साहु को चक्कर आने लगते हैं, तो एना रुककर उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है कि तुम तो यहाँ से भागना चाहती थी ना। वो कहती है कि मैं यहाँ से भाग नहीं रही हूँ, मैं बस हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने जा रही हूँ जो कि बीमार है। जिसके बाद साहु और असिस्टेंट एना को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, और साहु असिस्टेंट से पूछता है कि उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। तो असिस्टेंट बताता है कि होटल का कैमरा रिस्टोर करने के लिए दे दिया है। तो साहु कहता है कि कैमरा जल्दी से रिस्टोर करवाओ, और साथ ही एना पर नजर रखने के लिए भी कहता है। इधर एना अपनी मॉम के पास होती है, उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। तभी उसे वॉमिट फील होती है, तो वो जल्दी से वॉशरूम जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। इसीलिए वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सच में ही प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि इस बारे में अगर साहु को पता चल गया तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। इसलिए वो रिपोर्ट वहीं डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद कोई उस रिपोर्ट को उठा लेता है। फिर जब एना घर पहुंचती है तो वहाँ पर साहु बैठा होता है। वो उससे कहती है कि तुम अभी तक सोए नहीं। साहु उससे कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम सिर्फ पैसों के पीछे पागल हो, लेकिन तुम तो किसी और के बच्चे को मेरा नाम देना चाह रही हो, तुम में सिर्फ मुंह बनना चाह रही हो। वो कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उनके बीच के एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए कहता है, और कहता है कि ये सब कुछ तुम ग्रैंडपा के सामने एक्सप्लेन करना, और डिवोर्स लेने का बोलकर जाने लगता है। एना उसे रोकती है और डिवोर्स के लिए मना करती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। तो वो कहती है कि मैं इस बच्चे को मार दूंगी, ये बच्चा तुम्हारे लिए कभी भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकती हो, पैसों के लिए अपने बच्चे को भी मारने के लिए तैयार हो। एना कहती है कि तुम ये बता कि अब तो मैं मो फैमिली में रह सकती हूँ ना। वो कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और वहाँ से चला जाता है। एना अपने बच्चे को सॉरी कहने लगती है कि ग्रैंडमा को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। नेक्स्ट दिन में एना हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे ओटी में आने के लिए कहती है। इधर साहु के पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि जितनी भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उसे यही पता चला है उस दिन होटल रूम में आपके साथ शायद आपकी वाइफ ही थी, और हो सकता है कि वो बच्चा भी आपका हो। तो साहु एना के बारे में पूछने लगता है। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल गई है, मैंने उन्हें फॉलो भी किया था, लेकिन वो अपनी मॉम के वार्ड में नहीं थी। मुझे लगता है कि वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। साहु कहता है कि जब तक वीडियो रिस्टोर नहीं हो जाता वो बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकती, और वहाँ से जल्दी से निकलता है। इधर एना ऑपरेशन रूम में जाती है और इधर साहु उसे रोकने के लिए निकलता है, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाता है और बार बार एना को कॉल भी कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। वो असिस्टेंट से पूछता है कि यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो वो कहता है कि लगभग आधा घंटा लग सकता है। तो वो दौड़ते हुए वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचता है और एना ऑपरेशन रूम से बाहर निकलती है। तो साहु से कहने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा हार्टलेस हो, तुमने अपने बच्चे को ही मार दिया, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और एना से कहती कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, घर जाकर रेस्ट करो और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, मतलब कि उसने अबॉर्शन नहीं करवाया होता। इधर साहु असिस्टेंट से कहता है कि मुझे एना के बारे में सब कुछ जानना है, और साथ ही जल्दी से पता करो कि होटल में उस रात मेरे साथ कौन लड़की थी। इधर डैड और लिली काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि साहु ने एना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है, और उन्हें डर था कि कहीं साहु को पता ना चल जाए कि उन लोगों ने लिली की जगह एना की शादी उससे करवाई है। लिली कहने लगती है कि डैड प्लीज़ कोई तो आइडिया ढूंढो, मैं उस वेजिटेटिव मैन से शादी नहीं करना चाहती। तो डैड कहते कि अगर तुम एना की आइडेंटिटी ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसे एना जिस होटल में काम करती थी उसकी एम्प्लॉय बनने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में एना रूम के बाहर आती है और सोचती है कि शायद साहु सो गया है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी साहु उसे रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए गेस्ट रूम में सोने जा रही थी। तो वो कहता है कि तुम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, या फिर बच्चे को अबॉर्ट करवाने के बाद तुम मुझे फेस नहीं करना चाह रही थी। वो कहती कि तुम्हें जो समझना है समझो। वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है। तभी देखता है कि उसकी ड्रेस फटी हुई है, तो उसे आगे से इस तरह के कपड़े पहनने से मना करता है। नेक्स्ट दिन में वो शॉपिंग के लिए जाती है। तभी वहाँ पर लिली की फ्रेंड भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें तो चू फैमिली ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया ना, तो तुम इतनी बड़ी स्टोर में क्या करने आई हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीद पाओगी। तभी है ना उसे अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दिखाती है और कहती है कि मैं ये कपड़े अफोर्ड कर सकती हूँ। तो वो कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि ये कार्ड नकली है, या फिर तुमने किसी मैन को सीड्यूस करके फंसाया हो, ये कार्ड उसी का हो। जिस बात पर एना को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे चाटा लगा देती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे चाटा मारने की, और उसे चाटा मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर साहु पहुँच कर उसे रोक देता है।
और एना को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और वो लड़की बस गुस्सा करती रह जाती है। फिर जब एना कार में आती है तो उसे सॉरी कहने लगती है क्योंकि उसने ट्रबल क्रिएट कर दिया था। तो साओ कहता है कि तुम मू फैमिली की बहू हो, कहीं भी जाती हो तो मू फैमिली को रिप्रेजेंट करती हो। तुम सिर्फ कपड़े खरीदने गई थी, तुमने उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अब से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। एना उसे समझाने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, उसने ही सब कुछ स्टार्ट किया था। लेकिन साओ से चुप रहने के लिए कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। तो वो कहती है कि तुम जो चाहो पनिशमेंट दे दो, लेकिन इस तरह तुम मेरी फ्रीडम को नहीं रोक सकते। वो कहता है अच्छा तुम अब मुझसे आगे करोगी। तो वो कहती है कि मुझे मेरी मॉम की टेक केयर करने के लिए तो जाना ही होगा ना। ताओ कहता है कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए नैनी भी रख सकती हो। तो वो कहता है हर कोई तुम्हारी तरह बेटर कंडीशन में नहीं होता, और तुम्हें क्या लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा ही होता है। जिस बात पर साओ को गुस्सा आता है और वो उसे कार से निकाल देता है। जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, थोड़ी दूर जाकर उसे ही बुरा लगता है और वो उसे वापस से लेने के लिए आता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। बारिश में भीगने की वजह से एना को कोल्ड हो जाता है, तो वो उसे अपने कोट से कवर करता है और उसे प्यार से देखने लगता है। लेकिन जब वो उसका नाम लेती है तो वो उससे दूर हो जाता है। और जिसके बाद जब वो लोग घर पर जाते हैं तो एना नींद में बोल रही होती है। वो उसे देखने के लिए उसके करीब जाता है तो एना उसे पकड़ लेती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। वो कहता है कि अभी तो खुद ही मेरा फायदा उठा रही थी और कहता है कि तुम्हें फीवर है, जल्दी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। लेकिन वो सोचती है कि अगर मैं हॉस्पिटल गई तो इसे पता चल जाएगा कि मैंने बेबी को अबॉर्ट नहीं करवाया, इसलिए वो मना कर देती है। वो कहता है कि क्या तुम मुआ हाउस में मरना चाहती हो, और उसे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन एना नहीं चाहती और कहती है कि मैं सो जाती हूँ, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। तो वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे ही बुरा लगता है और वो उसके सिर पर पट्टी रखता है और उसका ख्याल रखता है। मॉर्निंग में एना उसे हक करके सोई होती है। जब मॉर्निंग में वो उठती है तो उससे दूर होने की कोशिश करती है, तभी वो वापस से उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। एना उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो वो कहने लगता है कि तुम कितनी हार्टलेस लड़की हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो, और वहाँ से चला जाता है। वो सोचने लगती है कि क्या सच में ये रात भर से मेरा ख्याल रख रहा था। तभी एना के पास उसके डैड की कॉल आती है, जो उससे कहते हैं कि मू फैमिली तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर उन्हें पता चला कि तुम होटल में काम करती थी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो एना कहती कि ठीक है, मैं पता नहीं चलने दूंगी। नेक्स्ट सीन में एना हॉस्पिटल से जा रही होती है, तभी वो गिरने वाली होती है तो डॉक्टर लियो से संभाल लेता है और कहता है कि अपना ख्याल रखो, तुम प्रेग्नेंट हो ना, अगर तुम ठीक से नहीं चल पा रही हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर जब वो एना को घर पे ड्रॉप करने आता है तो साओ उसे देख लेता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तो सुना था कि तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी, लेकिन तुम तो किसी मैन के साथ प्राइवेट मीटिंग करने गई थी। जिस बात पर डॉक्टर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, लेकिन एना उसे समझाकर वहां से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद साओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दूसरे लड़कों को मेरे घर तक ला रही हो। तो वो कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो क्या। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ये बच्चा कहीं उसी का तो नहीं है। लेकिन एना उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन मौज की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही होती, तो साओ से उठाकर ले जाने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे नीचे उतारो। वो कहता है कि ज़्यादा बकवास करी ना तो नीचे फेंक दूंगा। जिसके बाद उसके पैर में मेडिसिन लगाने लगता है। एना मना करने लगती है तो वो कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो अपना मुंह बंद रखो। एना सोच रही होती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, और साउथ से कहने लगता है कि वैसे तुम मेरी वाइफ हो, तो आगे से तुम पब्लिक में किसी के साथ मुझे नजर नहीं आना चाहिए। वो कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। वो कहते कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वाइफ होने का क्या मतलब होता है, और उसे किस करने लगता है। एना उसे खुद से दूर करती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, तो तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। तो साव गुस्से से उसे दूसरे लड़कों से दूर रहने का बोलकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिली की वो फ्रेंड उससे मिलती है, जो कि एना को स्टोर में मिली थी, और उसे बताती है कि तुम्हारी बहन के पास ब्लैक कार्ड है। जो जानकर लिली को तो पछतावा होने लगता है कि काश मैं ही शादी कर लेती, और वहां से जाने लगती है और कहती कि अपनी बहन से मैं वो कार्ड लेकर रहूंगी। जिसके बाद एना के डैड उसे घर पर बुलाते हैं और उसे कहते कि मो फैमिली ने जो तुम्हें ब्लैक कार्ड दिया है वो मुझे दे दो। वो कार्ड देने से मना कर देती है। लिली कहने लगती है कि वैसे भी तुम्हारी मम तो मरने वाली है, तुम इतने पैसों का करोगी क्या। जिस पर एना को गुस्सा आता है और वो उन लोगों को सुनाने लगती है, तो डैड भी गुस्से में उसे कुछ मार देते हैं, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। एना कहने लगती है कि आप मुझे कैसे मार सकते हैं, अगर मो फैमिली को पता चलेगा कि आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया है तो आपकी खैर नहीं। लिली कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड को धमकाने की, और डैड अपने गार्ड्स को बोलकर उसे एक रूम में बंद करवा देते हैं। वो कॉल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। इधर है ना, अभी तक घर नहीं पहुंची थी, इसलिए ग्रैंडपा परेशान हो रहे थे और सास से पूछते हैं। सास भी सोचने लगता है कि पता नहीं ये कहाँ चली जाती है, भूल क्यों जाती है कि ये मेरी वाइफ है। और वो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। तो ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें कैसे नहीं पता, वो तुम्हारी वाइफ है, उसे कॉल करो और पता करो। तो वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता। असिस्टेंट बताता है कि वो अपने घर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। तो ग्रैंडपा उसे जाकर एना को लाने के लिए कहते हैं। जब वो एना के घर जाता है तो लिली उसे एना का फ्रेंड समझ लेती है और उसके सामने एना की बुराइयां करने लगती है कि उसने पैसों के लिए एक वेजिटेटिव मैन से शादी कर ली और दूसरे लोगों के साथ भी घूमती रहती है, उसे बस पैसों से मतलब है।
तभी साओ को एना के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो जाकर वहाँ पर देखता है कि उसे लॉक किया गया है। वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। डैड उसे कहते हैं कि तुम हो कौन और मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं इसका लीगल हस्बैंड हूँ और तुम मुझे इसे ले जाने से नहीं रोक सकते। लिली कहने लगती है कि इसने ही डैड से बदतमीजी की थी। तो वो कहता है कि इसने जो कुछ भी किया है उसे मैं हैंडल करूंगा, तुम लोग इसे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये जानने के बाद कि वो मिस्टर मू है, दोनों ही हैरान हो जाते हैं और लिली तो बहुत ही ज्यादा पछता रही होती है कि इतना हैंडसम बंदा एना का हस्बैंड कैसे हो सकता है। जिसके बाद जब एना को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो साओ को हक कर लेती है। फिर उससे दूर होकर उसे सॉरी कहने लगती है कि मैंने अपनी लाइन क्रॉस की। वो कहता है कि अभी तो तुमने मुझे हक किया और अब रिलेशनशिप से पीछे भाग रही हो। तभी एना के पास कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसकी जॉब लग चुकी है। तो वो वहां से जाने लगती है, लेकिन साओ उसे जाने नहीं देता और कहता है कि मो फैमिली में ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मुझे खुद पैसे कमाना है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों के लिए दूसरों को डेट करती रहती हूँ। वो कहता है कि और नहीं तो क्या। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और एना की तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम किस बात पे से लड़ रहे थे। तो साओ बताता है कि ये काम पर जाना चाहती है। जो जानकर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं और उसे साओ की पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए कहते हैं। लेकिन एना कहती है कि मुझे इस काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें साओ और ये असिस्टेंट अच्छे से सिखा देगा और मैं तुम्हें दूसरी जगह से डबल सैलरी दूंगा। जिसके लिए साओ भी मान जाता है और एना भी मान जाती है। इधर लिली अपने डैड पर गुस्सा कर रही होती है कि जब आपको पता चल गया था कि मिस्टर मू ठीक हो गया है तो आपने मेरी शादी उससे क्यों नहीं करवाई। डैड कहता है कि मुझे नहीं पता था, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता। लिली डिसाइड करती है कि वो साओ को हासिल करके रहेगी, इसलिए वो पता करती है कि उस दिन होटल में क्या हुआ था और मिस्टर मू किस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो एक आदमी उसे पता करके बता देता है कि एना ने उस होटल में मिस्टर मू के साथ नाइट स्पेंड की थी और इसी के बारे में वो पता कर रहे हैं। तो लिली एना से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जो कि उसकी माँ के पास होती है। लेकिन लिली देख लेती है कि वो तो गायनों के पास जा रही है। उसके जाने के बाद वो डॉक्टर के पास जाकर पता कर लेती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो सोचने लगती है कि अगर साओ को ये पता चल गया कि एना उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है तो फिर मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। इधर एना साओ के पास आती है और कहती है कि मैं कब से काम स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन वो उसे काम करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही सैलरी दे दूंगा, तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो किसी और पर इन्वेस्ट करो और किसी और को हायर कर लो। तो फिर साओ कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए और उसे मो फैमिली की पार्टी में जाकर ऐसे प्रिटेंड करने के लिए कहता है कि वो अभी भी वेजिटेटिव स्टेट में है और वहां जाकर अपनी भाभी से मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो पार्टी में पहुंचती है और वहां पर साओ की भाभी के साथ अच्छे से बातें करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो भाभी पर काफी ज्यादा भरोसा करती है। पार्टी से वापस आकर वो उसे सब कुछ बताती है और वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। एना कहती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और कहता है कि आगे भी तुम्हें भाभी के साथ ऐसे ही एक्टिंग करनी होगी। तो वो हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसे एना की इन्फॉर्मेशन बताता है कि 3 साल पहले एना को चू फैमिली से निकाल दिया गया था और उसकी मम हॉस्पिटल में है, जिनके बिल भी वही पे करती है। और कहता है कि आपकी शादी लिली से होने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने उसकी जगह आपकी शादी एना से करवा दी। जो जानकर सावन पर गुस्सा करने लगते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा को धोखा देने की। नेक्स्ट सीन में एना प्लान के अकॉर्डिंग अपने बैग में कैमरा छुपाकर साओ के भैया और भाभी के पास जाती है। यहाँ पर भाभी उसे एक मेडिसिन देती है और कहती है कि ये तुम साओ को खिलाते रहना, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद एना वो मेडिसिन लेकर चली जाती है। जिसके बाद भाभी भैया से कहने लगती है कि तुम डर क्यों रहे हो, वैसे भी साओ वेजिटेटिव स्टेट में है, वो जल्दी मर जाएगा, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होने वाली है। और कहती है कि अच्छा होता जिस दिन हमने एक्सीडेंट करवाया था वो उसी दिन मर जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, वेजिटेटिव स्टेट में भी तो वो मरे के समान ही है और फिर मैंने जो मेडिसिन दी है उससे वो कभी उठ भी नहीं पाएगा। इधर है ना, साव के पास पहुंचकर वो मेडिसिन देती है और कहती है कि तुम्हारी भाभी ने दी है, लेकिन इसका टेस्ट करवा लो, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। तो साव वो मेडिसिन अपने असिस्टेंट को टेस्ट के लिए दे देता है। टेस्ट होने के बाद असिस्टेंट बताता है कि ये मेडिसिन हार्ट फेलियर की है। तो साव कहता है कि न्यूज में ये खबर फैला दो कि हार्ट फेलियर की वजह से मेरी मौत हो गई है। एना कहने लगती है कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें मारना चाहते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। जिसके बाद एना उसे भैया भाभी की बातों की रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। तो साव उसे देखकर कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट हो। तो वो कहती है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी तारीफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा के पास भैया भाभी रोते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई कैसे मर सकता है, और फिर प्रॉपर्टी मांगने लगते हैं। ग्रैंडपा तो उसे चाटा लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम ही लोगों ने उसका एक्सीडेंट करवाया था ना। एक्चुअल में साव ने ग्रैंडपा को सब कुछ बता दिया होता है। जिसके बाद जब एना वहां पर आती है तो भाभी उस पर ही इल्जाम लगाने लगती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी साव आकर उन्हें दूर करता है और एना से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। भैया भाभी तो साव को देखकर हैरान हो जाते हैं कि तुम जिंदा हो। यहाँ पर साव ने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए होते हैं जो वो ग्रैंडपा को दिखाता है। ग्रैंडपा को तो वो सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ही डिसाइड कर लो कि इन दोनों का क्या करना है। तो साव उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद साव एना को काट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे काम का रिवॉर्ड है। तो वो उसे थैंक यू कहती है।
वो कहता है कि कल से तुम ऑफिस आ सकती हो, लेकिन ऑफिस में किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐना ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद साव के पास उसके छोटे भाई चेंग का कॉल आता है। चेंग कहते हैं कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो वो कहता है कि हाँ, और मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि अब तुम जल्दी से चाइना आ जाओ। चेंग कहता है कि हाँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। कॉल रखने के बाद वो मोबाइल में किसी की फोटो को किस करता है और कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में साओ असिस्टेंट से चू फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कहता है और कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एना को इतना परेशान करने की। ये बात सुनकर असिस्टेंट कहता है कि कहीं आप मैडम को लाइक तो नहीं करने लगे। उनकी बातें बाहर एना भी सुन रही होती है और वो ब्लश करने लगती है। लेकिन साओ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उस लड़की को पसंद करूं, मुझे उस लड़की में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बस मूव फैमिली का एक हिस्सा है और जब तक वो मूव फैमिली में है तब तक मैं उसकी हेल्प करूंगा। उसके बाद वो मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। जो सुनकर एना को काफी बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि मैंने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि साओ मुझे पसंद करेगा। और वो कॉफी लेकर अंदर आती है, लेकिन असिस्टेंट से टकरा जाती है और कॉफी नीचे गिर जाती है। साओ उसे डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर इन सब कामों के लिए नहीं हो। तो वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर एना के डैड काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि मो फैमिली ने उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट कर दिए थे। तभी वहाँ पर लिली आती है और उन्हें समझाती है कि आप गुस्सा मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। और वो ब्रेसलेट दिखाती है जो कि साओ ने एना को दिया था और कहती है कि उस रात एना ने मिस्टर मू के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि वो लड़की मैं हूँ। इधर साओ और एना ऑफिस से घर आते हैं, लेकिन कार में एना सो गई थी। तो साओ उसे प्यार से देखने लगता है और जब एना की आँख खुलती है तो उसे किस कर देता है और कहता है कि हम घर पहुंच गए हैं, तुम्हें चलना नहीं है क्या। एना तो हैरान होकर बस सोचती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ के पास असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उस लड़की के बारे में पता चल गया है जो उस रात आपके साथ होटल में थी। तो साओ जल्दी से उससे मिलने जाने के लिए कहता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं उसे पता चलता है कि ये तो एना का घर है। वो उससे इस बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एना की सिस्टर है। तभी वहाँ पर लिली आती है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या उस रात होटल में तुम थी मेरे साथ। तो वो भी हाँ कहती है और रोने की नौटंकी करने लगती है और कहती है कि प्लीज इस बारे में तुम किसी को मत बताना। साओ उसे रोने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा और उसे कार्ड देकर वहां से चला जाता है। लिली सोचने लगती है कि एना तुम्हारा सब कुछ मैं छीन कर रहूंगी। जिसके बाद साओ असिस्टेंट को डिवोर्स एग्रीमेंट बनवाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट कहता है कि जब ग्रैंडपा को इस बारे में पता चलेगा तो वो काफी गुस्सा करेंगे। आप किसी और तरीके से भी तो लिली को कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन साओ कहता है कि मैंने डिसाइड किया था कि जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की है वही मू फैमिली की बहू बनेगी। जिसके बाद साओ घर पहुंचकर एना से कहता है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो एना उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें वो लड़की मिल गई है जिसे तुम पसंद करते हो। वो कहता है कि क्यों तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि चाहिए, लेकिन आप भूलना मत कि डिवोर्स के बाद आपको मुझे पैसे देना है। साओ कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ और कहता है कि बस तुम्हें हमेशा पैसे पैसे ही दिखाई देते हैं। एना कहने लगती है कि वैसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर कब साइन करना है, क्या अभी करना है। जो सुनकर उसे तो गुस्सा आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डिवोर्स देकर चली जाओगी और अपने लवर के साथ रहोगी। तो वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर चली जाओगी और उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट साओ को ड्रंक कंडीशन में घर लेकर आता है और उसे एना के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। एना उसे देखकर सोचने लगती है कि जब तुम गुस्सा नहीं करते तो कितने हैंडसम लगते हो। तभी साओ एना को पकड़कर उसे किस करने लगता है। एना उसे रोकती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और कौन, और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। मॉर्निंग में जब उठता है तो वहाँ पर एना सावर लेकर आती है। वो एना से कहने लगता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा है। तो वो वहाँ से शर्माकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली से उसके डैड पूछते हैं कि साओ ने तुमसे क्या कहा, क्या वो तुमसे शादी करेगा। तो लिली उनसे कहती है कि एना 2 मंथ प्रेग्नेंट है और उन दोनों को ही पता नहीं है कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की है। अगर उन दोनों को पता चल गया तो फिर मेरा चांस नहीं है, लेकिन अगर एना का बच्चा इस दुनिया में ना रहे तो मेरे लिए आसानी होगी। डैड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लोग कुछ गुंडे भेजते हैं एना के बच्चे को मारने के लिए। नीचे करने की वजह से एना के पेट में काफी दर्द होने लगता है। जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करने वाले होते हैं वहां पर चैंग पहुंच जाता है। उसे देखकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर एना की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए चैंग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर आकर कहती है कि उसका काफी ब्लड लॉस हो गया है, उसका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए उसके साइन लेते हैं। चेंग सोचता है कि एना और बच्चा दोनों ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी से साइन कर देता है और साथ ही अपने पर्सनल डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए बुलाता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकलता है तो वो एना के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि अभी तो बच्चा बच गया है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसे एना और बच्चे का ख्याल रखने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो एना से मिलने चाहता है। एना उठने लगती है तो वो उसे मुंह करने से मना करता है कि तुम्हारा बेबी अभी अनस्टेबल है। एना उससे पूछती है कि तुम कब आए। तो वो बताता है कि मैं आज ही आया और कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। और फिर कहने लगता है कि हमने डिसाइड किया था कि मैं वापस आऊंगा फिर हम लोग शादी करेंगे। मतलब कि मोबाइल में वो जिस लड़की की फोटो को किस कर रहा होता है वो एना ही होती है।
जिस पर एना उससे माफ़ी मांगने लगती है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर साव पहुँच जाता है और उसे धक्का देकर दूर हटाता है, और वो एना पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो, तुमने कहा था कि बेबी नहीं रहा, लेकिन बेबी तो जिंदा है और तुम यहाँ पर किसी और लड़के के साथ आई हो। तभी चैंग कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को परेशान करने की। लेकिन जब चैंग साव को फेस देखता है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, और साव से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अभी तुमने कहा कि एना तुम्हारी वुमन है। तो चैंग कहता है कि हाँ, और उसे बताता है कि हम लोग एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, और हम लोगों ने कमिट भी किया था कि हम पूरी लाइफ साथ स्पेंड करेंगे। साव कहने लगता है कि मेरे लिए ग्रैंडपा ने एना को चूज किया, कहीं इसका रीजन तुम तो नहीं हो। तो एना उसे फालतू बातें करने से मना करती है। तो साव कहता है कि क्या तुम्हें मेरी वाइफ होने पे शर्म आ रही है, और वो चेंग को बताता है कि एना मेरी वाइफ है और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। जो जानकर बेचारे चेंग का तो दिल ही टूट जाता है। साव एना से कहने लगता है कि लगता है तुम मेरे भाई से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो। तो चेंग साव से कहने लगता है कि ग्रैंडपा ने आपकी शादी करवाई है, अगर आप एना से प्यार नहीं करते तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तभी साव एना से कहने लगता है कि तुम्हें बेबी को लेकर झूठ बोलने में मुझसे थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं हुई, क्योंकि ये बेबी मो खानदान का ही बेबी है। क्योंकि साव को लग रहा था कि वो चेंग का बच्चा है, और चेंग भी सोचने लगता है कि अगर बच्चे को बचाना है तो झूठ बोलना ही होगा, और कहने लगता है कि अब आपको पता चल गया है कि ये मेरा बच्चा है तो आप एना को छोड़ क्यों नहीं देते। जो सुनकर साव को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो एना को उठाकर कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसलिए तुम ये भूल ही जाना कि ये कभी तुम्हारी हो सकती है, और उसे वहाँ से ले जाता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। एना उसे समझाने लगती है कि ये चेंग का बच्चा नहीं है, उस रात मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की थी, मुझे खुद नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। लेकिन साव उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो उसे घर लेकर आता है और कहता है कि अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो उसके करीब जाने लगता है तो एना कहती है कि मेरा लवर वापस आ गया है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो, तुम्हें डिस्गस्टिंग फील नहीं हो रहा है। जो सुनकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है, और मॉर्निंग में मैट को उसका ख्याल रखने और उस पर नजर रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर लिली को पता चलता है कि उसके गुंडे एना के बेबी को खत्म नहीं कर पाए हैं, जो जानकर उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और साव को भी पता चल चुका था कि एना प्रेग्नेंट है, तो डैड कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो और उसे कुछ प्लान बताते हैं। जिसके बाद लिली साव को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे और मेरी सिस्टर के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बच्चे से 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ, मैं इस बच्चे को किसका नाम दूंगी। और अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। तो साव जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। वो उससे कहने लगती है कि मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती, वरना तुम्हारा और मेरी सिस्टर का रिश्ता खराब हो जाएगा। इन साव से उस बच्चे को रखने के लिए कहता है, जो सुनकर खुश होकर वो उसे हक कर लेती है। इधर चेंग साव के घर पर पहुंच जाता है और एना को वहां से निकाल कर ले जाता है। तभी एक मेड उन दोनों को जाते हुए देख लेती है और वो साव को कॉल करके बता देती है। जिसके बाद चैंग एना से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम लोग न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। एना कहती कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकती। वो कहता है लेकिन क्यों? तो वो बताती है कि मैं मिस्टर साव को पसंद करने लगी हूँ। जिसके बाद जब वो लोग भागने की कोशिश में होते हैं तो वहाँ पर साव के गार्ड पहुंच जाते हैं। चेंग को साव के गार्ड पकड़ लेते हैं। चेंग एना को वहाँ से भागने के लिए कहता है, तभी उसके सामने साव आ जाता है। साव कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे भाग सकती हो। चेंग साव को एना को ले जाने से मना करता है, तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत है मुझे रोकने की। चेंग कहता है कि मैं भी मू फैमिली का सन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि जो भी मेरी वाइफ को हाथ लगाएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एना कहने लगती है कि प्लीज चेंग को छोड़ दो, तो साव उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं इसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दूंगा। तो एना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद साव एना को घर लाकर बेड पर धक्का दे देता है, तो एना अपना पेट पकड़ने लगती है। तो साव कहता है कि तुम इस बच्चे की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही हो, लगता है कि तुम चेंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन भूलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम भूल रहे हो कि हमारा मैरिज एग्रीमेंट हुआ है। तभी साव के पास लिली की कॉल आने लगती है। तो एना कहती है कि तुम्हारी स्वीट हार्ट की कॉल आ रही है, कम से कम पिक तो कर लो। साव से बताना चाह रहा होता है कि मैं इतना पॉजिटिव इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बीच बीच में बार बार लिली की कॉल आ रही होती है, इसलिए वो लिली से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। जो देखकर एना को काफ़ी बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैं सैड क्यों हो रही हूँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि मिस्टर मू मुझे पसंद नहीं करते हैं। इधर लिली साव से बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है और उससे शादी करने के लिए कहती है। तो साव कहने लगता है कि मैं इस बारे में तुम्हारी सिस्टर से बात कर लूँगा, तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छी है, तुम इस बच्चे को जन्म देकर हमें दे देना, हम दोनों ही उसे संभाल लेंगे। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, पैसे, प्रॉपर्टी वगैरह, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लिली को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कॉल कट करके रोने लगती है। डैडू से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो वो सब कुछ बताती है कि साव को एना से प्यार हो गया है और बच्चा एना को देने के लिए कह रहा है। तो डैड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मिसेस मू बना कर रहूँगा। इधर चैंग हॉस्पिटल में होता है और उसके पास ग्रैंडपा होते हैं। वो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि प्लीज़ ग्रैंडपा मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सिर्फ एना चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी भाभी है। लेकिन चैंग उनकी कोई भी बात नहीं
नहीं सुन रहा होता और काफ़ी पागलपन कर रहा होता है कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। तो ग्रैंडपा उससे कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट सीन में है ना, रात भर से सोई नहीं होती है। तो साहू से कहता है कि क्या हुआ, तुम सोई क्यों नहीं? तो वो कहती कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो साहू कहता है कि मुझे डिवोर्स देकर तुम चेंग के पास जाना चाहती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐना कहती है कि हाँ, मैं चेंग के साथ रहना चाहती हूँ, वो तुमसे 100 गुना बेहतर है। साहू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़कर चली जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कहने लगता है कि तुमसे तो लिली बेटर है। लिली का नाम सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हारी स्वीटहार्ट लिली है? वो कहता है कि हाँ, लिली तुमसे ज़्यादा काइंड, तुमसे ज़्यादा प्रिटी और तुमसे ज़्यादा ओबीडियंट है। ऐना कहती कि वो इतनी अच्छी है तो जाकर उससे ही शादी कर लो ना और मेरा पीछा छोड़ो। तभी ऐना के पास चैंग की कॉल आती है, जो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो वो जाने लगती है, लेकिन साहू से पकड़ लेता है। ऐना कहती कि तुमने सुना नहीं कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। लेकिन साहू उसे जाने नहीं देता और किसी को कॉल करके पता करता है कि ऐना की मॉम कैसी है। तो उसे पता चलता है कि ऐना की मॉम तो ठीक है। एक्चुअल में चेंग ने ही झूठ बोला होता है ऐना को मुंह मेंशन से बाहर निकालने के लिए। जो जानकर साहू उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों झूठ बोलकर यहाँ से उड़ जाओगे? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इधर चेंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ऐना की मॉम की तबीयत सच में काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो वो जल्दी से साहू के पास जाता है और उसे ऐना को जाने देने के लिए कहता है, लेकिन साहू उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि मैंने पता कर लिया कि ऐना की मॉम बिल्कुल ठीक है। तो वो सॉरी कहने लगता है कि मैंने पहले झूठ बोला था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन साहू उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। चेंग कहता है कि तुम्हें समझाना बेकार है और जल्दी से ऐना के पास जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन साहू दोनों को ही पकड़ लेता है और चेंग को अपने गार्ड को बोलकर बाहर निकलवा देता है। ऐना उससे कहने लगती है कि अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगी। तो साहू कहता है कि चेंग के साथ जाने से अच्छा है कि तुम मुझसे हमेशा नफरत करो। इधर चेंग अपने ग्रैंडपा को कॉल करके बताता है कि ऐना की मॉम की तबीयत सच में काफ़ी ज़्यादा खराब है, लेकिन भाई मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप ही उन्हें समझाइए। और वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर ऐना की मॉम आखिरी सांसें ही गिन रही होती हैं। वो उसे ऐना का ख्याल रखने के लिए कहती है और ऐना का वेट करते करते ही उनकी डेथ हो जाती है। इधर साहू के पास उसके ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने ऐना को लॉक करके रखा है। तो वो कहता है कि आप हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में मत पड़िए। ग्रैंडपा कहते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत सीरियस है, उसे जाने दो। तो वो कहता है कि आप भी चेंग की हेल्प कर रहे हैं ना, आप उनसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि ऐना की मॉम की डेथ हो चुकी है। जो जानकर वो तो हैरान हो जाता है और जल्दी से ऐना के पास पहुँचता है, जो कि छत से भागने की कोशिश कर रही होती है। ऐना कहती कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। वो कहते कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम मर चुकी है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। चेंग उसे समझाने लगता है, तभी वहाँ पर साहू भी आ जाता है। ऐना जाकर उसे चाटा लगा देती है और उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी मॉम को आखिरी बार भी नहीं देख पाई। साहू से हक करके कहता है कि सारी गलती मेरी है, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ऐना उसे खुद से दूर करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। चेंग भी उसे एक पंच चढ़ के वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन साहू कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि प्लीज़ तुम मुझे एक बार माफ़ कर सकती हो। ऐना अपनी मॉम को दिखाते हुए कहती है कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाई, क्या यही तुम्हारा प्यार है? साहू कहता है कि मुझे लगा कि तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो ऐना कहती है कि शुरू से आखिरी तक तुमने कब मेरी बात पर भरोसा किया है? और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं इस लाइफ में कभी भी तुम्हें नहीं देखना चाहती। साहू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, लेकिन वो मना करके जाने लगती है। तभी वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ऐना को जब होश आता है तो उसके पास चेंग होता है। चेंग उससे पूछता है कि भैया बाहर ही खड़े हैं, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए उन्हें बुला लूँ? तो वो मना कर देती है। चेंग उससे पूछने लगता है कि जब तुम भैया से प्यार करती हो तो उससे दूर क्यों जाना चाहती हो? ऐना कहती है कि अब हम दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। चेंग कहता है कि ठीक है और उसे हक करता है। तभी वहाँ पर साहू आ जाता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कंफर्ट की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन तुम तो किसी और के साथ ही कंफर्टेबल हो। तभी चेंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि ऐना के सामने मत आना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी ऐना चेंग को बाहर जाने के लिए कहती है कि मुझे साहू से कुछ बात करनी है। तो चेंग वहाँ से चला जाता है। ऐना साहू से कहने लगती है कि प्लीज़ अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो साहू कहता है कि इस लाइफ में तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरे मरने तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इधर जब बाप बेटी को पता चलता है कि ऐना की मॉम मर चुकी है तो लिली तो गुस्सा करने लगती है कि मैंने सोचा था कि उसकी मॉम का यूज़ करके ऐना का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वो लोग नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के हिसाब से लिली ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि मैं मिस्टर मू के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर लूँ? तो वो कहती है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अपने पोते से ही पूछ सकते हैं, मैं तो अबॉर्शन के लिए गई थी, लेकिन आपके पोते ने ही रोक लिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इस बेबी को जन्म दो, इसकी टेक केयर हम कर लेंगे और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा।
तो लिली ड्रामा करने लगती है कि आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर कैसे कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ, तुम जाओ अभी यहाँ से। जिसके बाद ग्रैंडपा असिस्टेंट से इस बारे में पूछते हैं तो असिस्टेंट ग्रैंडपा को सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि वो मिस्टर मू की स्वीट हार्ट है। तो ग्रैंडपा को साओ की बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब मुझे वो लड़की मिल जाएगी जिसे मैं पसंद करता हूँ तो मैं एना को डिवोर्स दे दूंगा। तो ग्रैंडपा असिस्टेंट को एना को बुलाने के लिए कहता है डिवोर्स के लिए। तभी वहाँ पर एना आ जाती है और कहती है कि मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। तो एना पैसे लेने से मना कर देती है और सोचने लगती है कि मेरी माँ तो अब नहीं रही तो मैं पैसों का करूँगी क्या। और कहती है कि मेरी मॉम के फ्यूनरल के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि प्लीज़ दोबारा यहाँ पर कभी मत आना उस बच्चे के लिए जो तुम्हारी सिस्टर की बेली में है। फिर वो डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और ग्रैंडपा से कहती है कि मेरी आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि मेरी मॉम का फ्यूनरल नहीं रुकना चाहिए और मिस्टर मू मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है। तो एना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिली एना को खींचकर घर लेकर जाती है और अपने डैड से कहने लगती है कि मैंने इसे मू हाउस के बाहर देखा, ये मिस्टर मू और मुझे अलग करना चाहती है। डैड एना को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एना उन्हें रोक देती है और कहती है कि अब मेरी माँ नहीं है तो तुम लोग मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। लिली कहने लगती है कि तुम्हारी माँ को तो पहले ही मर जाना चाहिए था, जिस बात पर एना उसे थप्पड़ लगा देती है। लिली कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और उसे वापस से थप्पड़ लगाने जाती है लेकिन एना उसका हाथ पकड़ लेती है और उन लोगों को काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है और डैड गुस्सा करते रह जाते हैं। लिली कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। जब एना वहाँ से जा रही होती है तो लिली उसे उसकी मॉम का जेट पेंडेंट सेंड करती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इस होटल में पहुँच जाओ। एना उस होटल रूम में पहुंचकर अपनी मॉम का जेट पेंडेंट ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 1 मिलियन पे किया है। इधर साउ का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि एना ने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया है। जो जानकर साउ तो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि किसने कहा उसे साइन करने के लिए। तो वो बताता है कि ग्रैंडपा ने कहा था। साउ कहता है कि मुझे अभी एना से मिलना है, उसे बुला कर लाओ। तभी यहाँ पर लिली ड्रामा करते हुए आ जाती है और कहती है कि एना मेरे पास पैसे लेने के लिए आई थी लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने 1 मिलियन में किसी आदमी को खुद को बेच दिया। साउ से पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है तो वो डर के बारे बता देती है। साउ जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है और उस आदमी की पिटाई करने लगता है। वो आदमी कहने लगता है कि इसने मुझसे 1 मिलियन लिए हैं। एना कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और साउ से कहती कि ये झूठ बोल रहा है और वो असिस्टेंट को उस आदमी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। एना भी वहां से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मुझे लगा कि तुम चैन के लिए सीरियस हो। एना कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है लेकिन वो अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा होता और कहता है कि तुम मेंस के बिना रह नहीं सकती हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं एक बेकार लड़की हूँ और मैंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया लेकिन मैं तुम्हें खुद को कभी नहीं बेचूंगी और वैसे भी हम लोगों का डिवोर्स हो चुका है तो तुम्हारा कोई भी हक नहीं है मुझ पर। साउ कहते कि अच्छा मेरा हक नहीं है तो किसका है, उस चैन का। एना कहती कि हाँ उसी का है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो साहू कहता है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता उससे प्यार करने का। तो वो कहती कि तुम होते कौन हो मुझे अलाउ करने वाले, और इस लाइफ में तो मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली। और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो साहू उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है लेकिन वहाँ जाकर वो बेबी को अबॉर्ट करने के लिए कहता है लेकिन एना मना कर रही होती है। तो डॉक्टर कहती है कि बच्चे की माँ की मर्जी के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन साहू कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और तुम लोगों को मेरे हिसाब से करना ही होगा और उसे ऑपरेशन रूम में भेज देता है और सोचने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि तुम चैन को भूल पाओ और मेरे साथ रह पाओ। ऑपरेशन रूम में एना डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मैं अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे बेहोश कर देते हैं। ऑपरेशन होने के बाद जब एना को होश आता है तो वो साउ पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुम कितने ज़्यादा क्रूल हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुमसे हमेशा नफरत करूँगी। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम काम डाउन हो जाओ, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन एना कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अपने कानों से सुना था कि तुमने मेरे बच्चे को मारने के लिए कहा था। यहाँ पर साउ याद करता है कि जब डॉक्टर बेबी को अबॉर्ट करने जा रहा था तो साउ वहाँ पर पहुँचकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि प्लीज़ बेबी को हार्म मत करो। प्रेजेंट में एना उससे पूछ रही होती है कि सच में बेबी जिंदा है। साउ कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद ही जाकर डॉक्टर से पूछ लो। जो जानकर एना खुश होने लगती है तो साउ कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि मैं तुम्हें ऑलरेडी डिवोर्स दे चुकी हूँ, मुझसे और मेरे बच्चे से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। साउ कहता है कि भूलो मत कि साइंस सिर्फ तुमने किया है, मैंने नहीं, इस लाइफ में तो तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। एना कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की जान गई है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। साउ कहता है कि तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल का अरेंजमेंट मैंने करवा दिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एना कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तभी साउ के पास लिली की कॉल आती है, वो बाहर जाकर उससे बात करता है तो वो उसे बताती है कि मेरा बेबी अनस्टेबल है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम मुझसे आकर मिल सकते हो। तो वो उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि पक्का उस रात तुम ही थी ना। तो वो उसे हक करके कहने लगती है कि हाँ मैं ही थी। एना उन दोनों को देखकर वहाँ से चली जाती है। साउ उसे खुद से दूर करता और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, मिसेस मुंह बनने की कोशिश मत करो। वो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बच्चे के लिए परेशान थी।
तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि ऐना का कहीं भी पता नहीं चल रहा है, वो कहीं मिस हो गई है। तो वो कहने लगता है कि इतनी मुश्किल से तो वो मिली थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। लिली मन में सोचने लगती है कि अच्छा मौका है साओ की नज़र में अच्छा बनने का, और उससे कहने लगती है कि पक्का ऐना हॉस्पिटल के बाद अपनी मॉम के फ्यूनरल में ही गई होगी। अगर तुम कहो तो मैं वहाँ जाऊंगी और तुम्हारे लिए उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। तो साओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा उसकी फिक्र कर रहे हो। जो सुनकर साव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन फ्यूनरल का होता है जहाँ पर लिली और उसके डैड भी पहुँच जाते हैं, और लिली ऐना की मॉम से कहने लगती है कि आंटी अच्छा हुआ आप पहले ही मर गए, वरना अपनी बेटी की हरकतें देखकर मर जाती है। ऐना उससे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और उन बाप बेटी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन डैड ऐना के मुंह पर पानी फेंक देते हैं। चेंग गुस्सा करने वाला होता है, लेकिन ऐना उसे रोक देती है और फ्यूनरल संभालने के लिए कहती है और खुद रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर वही आदमी आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इधर सब फ्यूनरल में पहुंचता है और लिली से ऐना के बारे में पूछता है, तो लिली कहती कि मुझे नहीं पता, उसने तो हम दोनों की इंसल्ट करके हमें फ्यूनरल से बाहर निकाल दिया। तभी साव को ऐना के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो जाने लगता है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर चला जाता है और उस आदमी को ऐना से दूर करता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करता है। फिर वो ऐना को अपने कोट से कवर करता है और उससे कहता है कि जब तुम हॉस्पिटल से आई तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पता है मैं कितनी ज़्यादा चिंता में आ गया था। ऐना कहती कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है और मेरे सामने ये नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ऐना वहाँ से जा रही होती है, तभी वो लिली और अपने डैड की बातें सुनती है, जो कि अपने सारे कांड उनके बारे में बातें कर रहे थे। और यहाँ पर ऐना को ये भी पता चल जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो साव का ही है, और वो उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन तभी उससे आवाज़ हो जाती है और वो लोग उसे देख लेते हैं। ऐना कहती कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो लिली कहती है लेकिन तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। तो ऐना कहती कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम लोग नहीं बचोगे, और वहाँ से जाने लगती है। लिली उससे मोबाइल छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन इसी चक्कर में ऐना पानी में गिर जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऐना को ग्रैंडपा ने बचा लिया होता है। जब ऐना को होश आता है तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम पानी में कैसे गिर गए। ऐना उन्हें बताती है कि मुझे लिली और डैड ने धक्का दिया था, लेकिन ग्रैंडपा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, तुम गलती से गिर गए होगे। तो फिर ऐना भी कुछ नहीं कहते। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी इस घर का वारिस आने वाला है। तो ऐना कहती कि आपको अपना प्रॉमिस याद है ना कि आप मुझे अब्रॉड भेजेंगे। तो ग्रैंडपा हाँ कहते हैं, जिसके बाद वो अब्रॉड चली जाती है और 5 साल बाद अपनी बेटी के साथ वापस लौटती है। तभी यहाँ पर उसे चेंग देख लेता है। ऐना तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन चेंग उससे बात करने के लिए जाता है और कहता है कि तुम मरी नहीं हो। एक्चुअल में ग्रैंडपा ने ये झूठी अफवाह फैला दी थी कि पानी में गिरने की वजह से ऐना की मौत हो गई है। ऐना उसे कहने लगती है कि तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। तो चेंग कहता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम ऐना ही हो, और कहता है कि तुम्हारा बेबी कितना बड़ा हो गया है ना। यहाँ पर ऐना भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो ऐना ही है और याद करती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। एक्चुअल में उसके बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया होता है जिसके लिए वो चाइना आई होती है। जिसके बाद जब वो चैंग के साथ ऑफिस जा रही होती है तो उसे लिली और उसके डैड देख लेते हैं। लिली कहती है कि ये तो ऐना है ना। डैड कहते हैं कि वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। साव के डैड ने तो सभी को यही बताया था। तो लिली कहती कि ये ऐना ही है, इसका मतलब कि वो मरी नहीं है, उस बूढ़े ने सबसे झूठ कहा है। जिसके बाद साव को आकर उसका असिस्टेंट बताता है कि मैडम वापस आ चुकी है। जो सुनकर वो तो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी यही पता चला था कि ऐना मर चुकी है। थोड़ी देर बाद उसके पास ऐना आती है और कहती है कि मिस्टर मोम, मैं जियान कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। साव उसे कहने लगता है मुझे पता था कि तुम जिंदा होगी। तो वो उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर काम की बात करने आई हूँ, पर्सनल बातें नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में मेरी सेक्रेटरी आएगी आपसे बात करने के लिए, और उससे कॉपरेशन की बात करती है और उससे हाथ में लगकर जाने लगती है। तो साव उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतने सालों से कहाँ पर थी। ऐना कहती कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे ऐना का एड्रेस देता है जिस होटल में वो रुकी होती है। इधर लिली अपने डैड से कहती कि अब हम क्या करेंगे। तो डैड कहते कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मिस्टर मो अपने आप को गिल्टी समझता है जो भी तुम्हारे साथ हुआ। अब क्या हुआ है ये तो आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में ऐना अपनी बेटी को सुलाकर रूम से बाहर आती है। तभी वहाँ पर साव आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऐना कहती कि फालतू बकवास मत करो, मेरी बेटी सो रही है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो ऐना की बेटी को देखने के लिए कहता है। तो ऐना उसे मना करती कि वैसे भी वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो वो कहता है कि मैं उसका अंकल तो हूँ ना, तो मैं उससे मिल ही सकता हूँ, मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक्चुअल में उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि वो चेंग का बच्चा है। ऐना कहती कि तुम मुझे और मेरी बेटी को परेशान मत करो, यही हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। जिस पर साव कहता है कि तुम फिर से मेरी बॉटम लाइन को क्रॉस कर रही हो, और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में ऐना सावर लेकर आती है और सोचती है कि मैं फिर से ऐसा पागलपन कैसे कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर एक वेटर वाइन लेकर आती है और कहती कि ये मिस्टर मो ने भिजवाई है।
जैसे ही एना उस वाइन को पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कोई उसे और उसकी बेटी को किडनैप करके ले जा रहा है और ये सारा प्लान लिली और उसके डैड का होता है कि उन दोनों को मार डालेंगे। इधर हम साओ को देखते हैं जो कि एना से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश था। तभी यहाँ पर चैंग आता है और कहता है कि तुमने एना को कहाँ छुपा कर रखा है। साओ कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। चैंग कहता है कि जब मैं उससे मिलने गया तो वो वहाँ पर नहीं थी, मुझे वहाँ पर तुम्हारे कोट का ये बटन मिला है। साओ जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और एना के बारे में पता करने के लिए कहता है। और इधर वो गुंडे उन दोनों को दफन करने के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। तभी इधर लिली आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, लेकिन साओ उसे इग्नोर कर रहा होता है। तो वो कहती है कि 5 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। साओ कहता है कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है ये सब बातें डिस्कस करने का, तुम चली जाओ यहाँ से। वो कहती है कि कम से कम मैं तुम्हारे साथ तो रह ही सकती हूँ। तभी वहाँ पर साओ का असिस्टेंट आता है। वो लिली को वहाँ पर देखकर कुछ नहीं कहता तो साओ लिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो लिली कहती कि मैं कोई आउटसाइडर थोड़ी ना हूँ, लेकिन जब वो उसे घूर के दिखता है तो वो वहाँ से ऊपर चली जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट साओ को बताता है कि सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि 2 लोगों ने मिलकर मैडम को किडनैप किया है। साओ कहता है कि जब एना चाइना वापस आई थी तो उसका तो कोई भी दुश्मन नहीं था, तो फिर उसे कौन किडनैप कर सकता है। तभी उन लोगों का शक लिली पर जाता है। फिर जब वो एना को ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और कहती कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। जिसके बाद वो एना को ढूंढते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एना की बेटी की कंडीशन तो ठीक होती है लेकिन एना की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो वो लोग एना को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब एना का ऑपरेशन चल रहा होता है तो यहाँ पर साओ उसकी बेटी से सब कुछ पूछता है। तो वो बताती है कि एक वेटर आई थी वाइन देने के लिए जिसे पीने के बाद मम्मा बेहोश हो गई थी। जिसके बाद 2 आदमी आए और उन लोगों ने हमें किडनैप कर लिया। साओ पूछता है कि तुमने उनका फेस देखा है। तो वो कहती कि नहीं, उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था। नेक्स्ट सीन में साओ एना का ख्याल रख रहा होता है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। साओ से कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था कि एना किडनैप हो गई है, तो तुम्हें कैसे पता चला था। और कहता है कि जब से एना चाइना वापस आई है तब से तुम्हारा बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। वैसे अभी तो मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इस सब में तुम हो तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तभी लिली याद करती है कि जब एक बार साओ के सामने कार आ गई थी तो लिली ने उसे बचाया था और इसी में उसका मिसकैरेज भी हो गया था। और ये सब उसी की प्लानिंग थी क्योंकि प्रेग्नेंट तो वो वैसे भी नहीं थी। जिसके बाद जब एना को होश आता है तो साओ सोया होता है। वो उसे प्यार से देखने लगती है। जब साओ को होश आता है तो वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, कल ही तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तभी उनकी बेटी वहाँ पर आ जाती है और दोनों से ही प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। साओ कहने लगता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि तुम्हें किसने किडनैप किया था। तो एना कहती है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। तो उसकी बेटी कहती है कि आप अंकल की हेल्प ले लीजिए ना, वैसे भी अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। नेक्स्ट दिन में लिली और साओ की एंगेजमेंट होने वाली थी। लिली की फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तुम जल्दी मिसेस मू बनने वाली हो। लिली भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि साओ लिली से नहीं बल्कि एना से एंगेजमेंट करता है और सभी के सामने उसे रिंग पहनाता है, जो देखकर लिली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से साओ से कहता है कि अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है तो तुम्हें मेरे घर को छोड़कर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में लिली अपना सामान पैक करके जा रही होती है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है, जिसे देखकर वो उसे काफी कुछ सुनाने लगती है और उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी साओ आकर उसे रोक देता है। तो लिली कहने लगती कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, यही मुझे भड़का रही थी। और कहती कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगे। और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन साव हट जाता है। तो एना की बेटी कहती है कि ये आंटी कितनी ज्यादा बेशरम है, इन्हें पता है कि अंकल की मेरी मम्मा से शादी होने वाली है, फिर भी उन्हें किस करने की कोशिश कर रही है। तो लिली गुस्सा करके वहां से चली जाती है। एना साव से कहती कि ये 5 साल से तुम्हारे साथ ही रह रही है। तो वो कहता है कि तुम्हें जेलसी हो रही है। वो कहती कि बिल्कुल नहीं, और वहां से जाने लगती है। तो साव उसे रोक लेता है और कहते हैं कि अब तुम मेरी फियांसी हो तो तुम्हें मेरे घर पर रहना चाहिए। वो कहती कि मैं बस तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही थी तुम्हारे कहने पर। वो कहता है कि सारी दुनिया के सामने मैंने तुम्हें रिंग पहनाई है, सबको पता है कि तुम मेरी फियांसी हो। और उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं इतने सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन एना उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने से मना करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे पकड़ लेता है और अपनी बेटी को इशारा करता है। तो वो अपनी मॉम से कहती है कि आप अंकल से बात कर लीजिए, हम यहीं पर रुकेंगे। और वहाँ से चली जाती है। एना कहती है कि तुमने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया है जो वो तुम्हारी बातें सुन रही है। वो कहता है कि हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती है और अपना डेट बनाना चाहती है। वो कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही हूँ और तुम उसके डेट नहीं हो। तो वो कहता है कि जल्दी बन जाऊंगा और उसे किस करने की कोशिश करता है और वो उसे रोक रही होती है। वो उसे गोद में उठाकर उसके मजे लेने लगता है और उसे वहाँ से ले जाता है। मॉर्निंग में साओ एना से कहता है कि तुम इतना साई क्यों फील कर रही हो, कल रात तो हमने अच्छे से स्पेंड की। एना कहती है कि मेरी बेटी मेरा वेट कर रही होगी और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोककर किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और एना से कहने लगती है कि कल रात तुम साओ के साथ सोई थी। साओ उसे वहाँ से भगा देता है। तभी वो चैंग को देखती है तो उसके सामने रोने का नाटक करने लगती है। चैंग पूछता है कि क्या हुआ।
तो वो कहती है कि मैंने अभी अपनी सिस्टर और साव को बेड पर देखा। तो वो कहता है कि इसमें तो तुम्हारी ही गलती है, तुम न्यू कपल के रूम में क्यों गई थी। लिली सोचने लगती है कि इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर ऐना और साव आ जाते हैं, लेकिन साव लिली को देख रहा होता है। लिली कहती है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो साव कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्ही ने ऐना और उसकी बेटी को किडनैप करवाया था। वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि लिली ने ना सिर्फ इन लोगों को किडनैप किया था बल्कि और भी बहुत से कांड किए हैं। ऐना को होटल में उस आदमी के पास लिली ने ही भेजा था। उसके बाद फ्यूनरल पे उस आदमी को भी लिली ने ही बुलाया था। और ऐना को जब इनके बारे में सब कुछ पता चल गया था तो ऐना को पानी में धक्का भी इसी ने दिया था। लेकिन वो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही होती। साव कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता था कि मैं ऐना को पसंद करता हूँ, और अगर ऐना मेरे साथ होती तो तुम मूव फैमिली में अपनी जगह नहीं बना पाती, इसीलिए तुमने उसे मारने की कोशिश की। और अपने गार्ड से पकड़वा कर उसे वहां से भेज देता है। जिसके बाद ऐना अपने डैड को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी बेटी को जेल पहुंचा दिया गया है। जो जानकर डैड तो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें फैमिली डिनर दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐना और साव के बीच सब कुछ ठीक हो गया होता है। यहाँ पर चेंग भी समझ जाता है कि साव और ऐना एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो कहता है कि अब मैं अब्रोड जा रहा हूँ अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो ऐना उसे गुड लक कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी बेटी को जब स्कूल रिसीव करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके नाना उसे पहले ही ले गए हैं। तो वो लोग जल्दी से चूहा हाउस पहुंचते हैं और वहाँ पर डैड को गेट खोलने के लिए कहते हैं। डैड कहते हैं कि तुम बड़ी जल्दी पहुंच गए मेरे पास। ऐना कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तो डैड कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मारा है तो मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा। ऐना टेंशन में आ जाती कि अब हम क्या करें, और वो साव को यहाँ पर बता देती है कि नुआन तुम्हारी ही बेटी है। जो जानकर वो तो हैरान हो जाता है और कहता है कि तभी मैं सोचूं कि वो मेरी तरह क्यों दिखती है, और कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और वो पीछे विंडो से नुआन के पास पहुंच जाता है। वो नुआन को तो छुड़ा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं तो वो नुआन को वहाँ से भगा देता है, लेकिन डैड उसे पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। ऐना पूछती है कि डैड कहाँ है और वो जल्दी से अंदर जाती है, जहाँ पर साव की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन किसी तरह उसने डैड को बांध दिया होता है और वो पुलिस को कॉल करने का बोलकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन 1 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐना अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने के लिए आती है, लेकिन वो डैड को याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर साव आ जाता है और उसे उठाकर कहता है कि मैं तो बस कार पार्क करने गया था, और वो उसे हमेशा खुश रहने के लिए कहता है और ऐना से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा, हमेशा खुश रखूंगा। और तीनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।